दोस्तों, आपने शायद कभी भी एक हिंदी का मुहावरा जरूर सुना होगा। उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। इसका मतलब होता है कि ज़िंदगी में जो भी हम जिसको भी पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो एक न एक दिन हमको धोखा देता है। वो आपको यही कहानी, यही मुहावरा आपको इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि जाओ, पूरा खर्चा मेरी तरफ से और तुम अफगानिस्तान में घूम के आओ, तो क्या आप जाएंगे? अब बोलेंगे नहीं रे बाबा नहीं, क्योंकि वहाँ ये मुड़ कटवा है। समझ रहे हैं ना, आप नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 1990 से पहले जो अफगानिस्तान जो था वो बहुत ही अच्छा और एक मॉडर्न क्या था, इस्लामिक राष्ट्र था। लेकिन उसके बाद यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई। क्यों पता है? एक कट्टर संगठन के कारण, जिसके बारे में हम अभी पूरी तरह अच्छा से जानेंगे। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की कहानी अगर मैं पूरा सुनाने लगूँ तो लगभग 4 से 5 एपिसोड पूरी तरह से लग जाएंगे। पर मेरे व्यूअर उतने नहीं है, इसलिए मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैं एक एपिसोड में, हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर एक एपिसोड में मैं आपको पूरी कहानी और अच्छे से अपने अंदाज में बता दूंगा। समझ रहे ना मेरा अंदाज? समझ रहे ना? देखिए, अभी पूरा देखिएगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कम्युनिस्ट सरकार होने के कारण यहाँ रसिया का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक था। लेकिन 1980s के कोल्ड वॉर के दौरान ये दो सुपर पावर के बीच में पिसकर रह गया और ये दो सुपर पावर देश अपना रोटी सेकने में, एक अच्छे भले राष्ट्र को बर्बाद करने में, अशांत करने में कोई कसर नहीं छोड़। रसिया का इन्फ्लुएंस को बढ़ता देख यूएसए को चिंता होने लगी। उसे अपना कद कम होता नजर आ रहा था, इसलिए उसने बैकडोर से CIA के थ्रू वहां के कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू कर दिया और लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में है। इसके कारण बहुत सारे छोटे मोटे और बहुत सारे कुछ बड़े ग्रुप वहां खड़े हो गए। इसमें सऊदी अरेबिया और ये गांडू देश दोनों मिलकर के वहां धन और हथियार को सप्लाई करने लगे। इसके अलावा वो अपना सुपर हीरोज को भी वहां सप्लाई करने लगे। समझ रहे ना कौन सुपर हीरोज? आपको पता है ना कौन सा सुपर हीरो? आपको एकदम पता, समझ रहे ना? इन कट्टरपंथियों को दबाने के लिए रसिया ने अपनी आर्मी उतार दी, टैंक उतार दी, यहाँ तक कि एयरफोर्स तक की वहां उतार दी। पर इसके जवाब में यूएसए ने अपना एंटी एयरक्राफ्ट गन तथा बहुत सारे मिसाइलें और बहुत सारे हथियार उन कट्टरपंथियों को सप्लाई कर दिए, जिसके कारण रसिया हारने लगा। क्योंकि वो जो ग्रुप था वो पहाड़ियों में छुपकर वार करते थे, जिससे रसिया को बहुत दिक्कत होने लगा। और उसे 1990s में जब वो उसका विघटन हो गया और सोवियत संघ टूट गया 1991 में, तो क्या हुआ, रसिया हार गया और वहां से चला गया। 1988 में जिनेवा एकॉर्ड के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक शांति समझौता होता है, जिसमें दोनों राजी हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इसका बीच में बिचौलिया बनता है कौन? सोवियत संघ और यूएसए। यूएसए कहता है कि सोवियत संघ से कि तुम अपनी सेना वहां से हटा लो और मैं इन लोगों को हथियार देना बंद कर दूं। पर अमेरिका उन्हें बैकडोर से हथियारों का सप्लाई बंद नहीं करता है और वो कट्टरपंथियों को हथियार सप्लाई करता जाता है, जिस कारण वहाँ की करेंट जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है और एक नई सरकार बनती है। बुरहान-उद्दीन खानी को नई सत्ता मिलती है, पर वहाँ एक ग्रुप होता है वो उससे भी आगे बढ़ जाता है और उस सरकार को भी उखाड़ फेंकता है। उस ग्रुप का नाम था तालिबान। तालिबान पश्तूनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसका नेता बनता है मुल्ला उमर। शुरू में इसकी संख्या 50 के करीब थी, पर पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी इसमें शामिल हो जाते हैं और एक बैग इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका केवल हथियार ही नहीं बल्कि यहाँ मार्केट में कट्टरपंथी सोच वाला बुक्स को भी सप्लाई कर, जिसके कारण बहुत सारे ग्रुप को भड़काया जा सकता था और सीधे तौर पर वहाँ अशांति फैलाई जा सकती। तालिबान की सोच बहुत ही कट्टर थी। वो शरिया कानून के मुताबिक चलता था। उसने सिनेमा, टीवी, फुटबॉल, पतंग उड़ाना, फोटोग्राफी करना और 10 साल से ऊपर के लड़कियों को बिना मेल होते हुए बाहर निकलने पर पाबंदी। उसने फॉरेनर को आना देश में बैन कर दिया था। उसने बहुत सारे मॉडर्न चीजें बंद कर देती थी और बोलता था कि ये इस्लाम से बाहर है, पर वो इस्तेमाल करते थे AK-47 टैंक, जिप्सी, भयंकर हथियार जो कि काफी मॉडर्न थे। तब हम मॉडर्न हो सकते हैं, आप नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप करें तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। यही ना हुआ भाई। तालिबान पश्तून आइडियोलॉजी पे काम करता था। उसने बहुत सारे हजारा मुस्लिमों तथा बहुत सारे और भी मुस्लिम जो थे जो कि नन पश्तूनी थे, उनको हजारों की संख्या में मार डाला। 26/11 हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आता है और तालिबान को बोलता है कि आपने ही ओसामा बिन लादेन को छिपा करके रखा है। सॉरी, आपने नहीं, तुमने ही उस ओसामा बिन लादेन को छिपा करके रखा है। और वो तालिबानियों को भी मारता है, उस पर हमला करता है। अफगानिस्तान के तालिबान के जैसा ही एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी ग्रुप खड़ा हो जाता है, जो कि वही शरिया कानून पाकिस्तान में भी लागू करना चाहता है।
पाकिस्तान ने खुद ही ऐसा चाहा था तो उसके यहाँ भी ऐसा ही हो गया। यानी तुम बोगे बबूल के तो क्या इतना बड़ा बड़ा आम थोड़े उगड़ेगा, क्या उगेगा, बबूल ही उग। हालांकि ओसामा बिन लादेन इस गांडू चचा के यहाँ मारा जाता है बहुत बुरी। मेरे बच्चे, मैंने पहले ही कहा था कि युद्ध भूमि में जीतने से पहले रंग भूमि में खेला जाता है। आप समझ रहे ना, समझ रहे ना किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे ना। मैं बात कर रहे हैं शकुनी मामा की। पूरे महाभारत में हुए विनाश का श्रेय इन्हीं के ऊपर जाता है। इन्हीं के कारण ही पूरा महाविनाश हुआ था। शकुनी मामा उस समय के गांधार और अभी के कांधार के ही निवासी थे, वहाँ के राजा थे। तो वहाँ के रहने वाले कट्टरपंथियों में भी उन्हीं का जीन पाया जा रहा है। तो आखिर वो जब विनाश चाहते थे तो अफगानिस्तान का विनाश भी उन्हीं के जेनेटिक कोड के आधार पर हुआ। यह मात्र एक एजम्पशन है और इसका दूर दूर तक इस कहानी से कोई वास्ता नहीं है। अब 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वहां से जा रहा है, जिसके कारण वहां की करंट जो गवर्नमेंट है उस पर खतरा मंडराने लगा। यहाँ तक कि भारत को भी इससे खतरा है, क्योंकि भारत वहाँ लगभग $3 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर चुका है। भारत वहाँ सलमा डैम और भी कई डैम तथा पार्लियामेंट हाउस, रेलवे लाइन बिछाने का काम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अफगानिस्तान में अभी 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक तरफ USA और इंडिया है तथा दूसरे तरफ ये गांडू चाचा, उसके बाद एक झंडू चाचा। पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और बहुत तरह से बैकडोर से लगभग 10,000 लड़ाके वो अफगानिस्तान में भेज चुका है, ताकि इंडिया का बनाए हुए इन्वेस्टमेंट को वो नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ चीन भी उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले ये झुनझुन बजाने वाला पश्तून इलाके का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। वो दिन दूर नहीं जब वो वहां मरवाते हुए भी नजर आएंगे। अरे भाई, बॉम्ब मरवाते हुए नजर आएंगे। वैसे आप कुछ और समझ रहे थे ना, समझ रहे थे ना। ये चचा भूल रहे हैं कि यही जो तहरीक तालिबान जो है वो 150 बच्चों को पहले मार चुका है। पर एक कहावत है ना कि सुअर को कितना भी हलवा खिलाओ वो गू खाना नहीं छोड़ता। अभी तक सबसे ज्यादा बार संविधान यही बनाया गया। यहाँ सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, पर यहाँ की आम जनता उस सबको भोग रही है, सह रही। अमेरिका के सैनिक जब यहाँ से जा रहे थे तो वो अपने बहुत सारे टैंक और बहुत सारे हथियार यहीं छोड़ के चले गए। वो चाहते तो उसको नष्ट करके जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उनके जाने के बाद वो सारे हथियार पर कब्जा तालिबानियों ने कर लिया और वहाँ उस पर जनता पे कहर ढालने लगा और अफगानिस्तान के सरकार पे कहर डालने लगा। अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ शांति हो सके। अगर वो चाहता तो उसको नष्ट कर देता, लेकिन वो नहीं नष्ट किया। वो चाइना और इंडिया के बीच अभी हमेशा शांति ही चाहता है। अगर वैसा नहीं होता तो अभी तक कश्मीर का मुद्दा होता, वो सुलझ गया होता। लेकिन वो कभी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, चाहे रसिया हो या फिर US हो, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाता है तो उनके जो हथियार का मार्केट है वो तबाह हो जाएगा, भारत नहीं खरीद पाए। हर ग्रुप, हर संस्था का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, जैसे कि ये पाकिस्तान के नहीं, शादी.com के हम बनाए थे इनको। उसी तरह तालिबानियों का भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। आप उसको हर आर्टिकल में देखे होंगे, देख रहे हैं ना इसको, यही है ब्रांड एम्बेसडर। पता नहीं बेचारा मर गया कि है, लेकिन क्या आदमी यार, मस्त दिख रहा है, लेकिन एकदम मस्त दिखता है। कहाँ मर गया, दफन गया, क्या हो गया कुछ नहीं पता है, लेकिन यही ब्रांड एम्बेसडर है। हर आर्टिकल में यही छाया हुआ रहता है। मेरी आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर हमें शांति से रहना है तो एक दूसरे के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा, उसके साथ रहना होगा और सबकी इज्जत करना होगा। और प्लीज आपको नीचे में जो सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको एक मुक्का मारिए और बगल में बाबा जी का घंटा भी दबाइए। नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटरटेनमेंट सेक्शन का है, जिसमें हम लोग रोस्ट करेंगे दारू की, यानी कि शराब की और शराबियों की, और हम लोग जानेंगे कि कैसे ये शराब जो है हमारे राजस्व के लिए हुकुम का इक्का है। तो फन और नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्या।